लगे हुए सभी विभूतियों का इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज का यह कार्यक्रम वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च 2021 के उपलक्ष्य में आयोजित है। यह कार्यक्रम अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट के विषय पर हमारे और आपके बीच श्रवण से संबंधित जागरूकता एवं देखभाल हेतु प्रेरणा प्रदान करने का कार्यक्रम है। हमारा अवसर है कि आज सीआरसी लखनऊ सुबह से ही श्रवण आकलन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। सर्वप्रथम सुबह 10 बजे से लेखराज डॉलर स्थित एनएबी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड संस्थान में सीआरसी लखनऊ के द्वारा श्रवण आकलन कार्यक्रम आयोजित कराया गया, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले दृष्टि दिव्यांग बालक बालिकाओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार के बालक बालिका एवं स्त्री पुरुष का श्रवण आकलन किया गया और इस अवसर पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तत्पश्चात सीआरसी लखनऊ के प्रांगण में श्रवण आकलन का कार्यक्रम निरंतर प्रगतिशील है। हम तक आने वाले समस्त महानुभावों का, सभी बालक बालिकाओं का श्रवण आकलन गतिमान है और जन जागरूकता भाव से यह दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक जन जागरूकता कार्यक्रम हमारे आपके बीच उपस्थित है। मैं स्वागत की कड़ी में सर्वप्रथम स्वागत करता हूं संस्थान के निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का, जिनके कुशल निर्देशन में हमने लिखी है कार्यक्रम को माइक बंद कर ले बोले, गति प्रदान कर पा रहे हैं। माइक बंद करवाए। मैं स्वागत करता हूं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अखिलेश सर का। मैं स्वागत करता हूं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री सुमन सर का। मैं आमंत्रित करता हूं संस्थान के सचिव निदेशक श्री रमेश पांडे सर को कि वे आए और आज के इस अवसर पर अपना आशीर्वचन प्रस्तुत करते हुए मुख्य अतिथि को आमंत्रण प्रदान करें। आदरणीय निदेशक सर। सर वॉइस क्लियर करना, थोड़ा सा साफ नहीं सुनाई दे रहा है। पांडे जी, अपने अखिलेंद्र साहब और सुमन सर जुड़ गए हैं क्या? सर अभी अखिलेंद्र सर जुड़ रहे हैं हम लोगों से। गुड आफ्टरनून सर। सुमन सर आ गए सर। सुमन सर हमसे जुड़ चुके हैं, अखिलेंद्र सर अभी जुड़ रहे हैं सर। आदरणीय सुमन सर जुड़ चुके हैं सर। हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम सर। बहुत खुशी हो रही है सर वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे
आपसे मिलके सर। आपका बहुत स्वागत है सर, हमारे सारे स्टाफ की तरफ से सर, सीआरसी की तरफ से, हमारे सारे पार्टिसिपेंट की तरफ से, बच्चों की तरफ से, और जितने पार्टिसिपेंट आज जुड़े हैं। હું નથી દેખાતો ને તો દેખાવ છું તો બંધ કરી દો હા બંધ ये थोड़ा सा आप लोग इसका ये एक बार रिक्वेस्ट आप लोग कर लीजिए कि जो लोग बीच में वीडियो और ये सब ऑन ना करें। बहुत जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सुमन कुमार साहब असिस्टेंट डायरेक्टर हैं नॉर्दर्न रीजनल सेंटर के AYJ मुंबई के, और डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में, और दशकों से अपनी सेवाएं हम सबको दे रहे हैं, विशेषज्ञ सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से भी मेरे गाइड हैं सर। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अर्ली इंटरवेंशन पे पूरा देश इस समय बात कर रहा है, और करना भी चाहिए। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन का कितना इम्पैक्ट है वो आज सर आप लोगों को बताएंगे कि बच्चे को जल्दी पहचान लेना, बच्चे की जीवन में जल्दी इंटरवेंशन करना, उसके कई फायदे हैं। एक तो बच्चे के जीवन से जुड़ा फायदा है, उसकी दिव्यांगता की सीवियरिटी कम करने से संबंधित है, सेकेंडरी कोई डिसेबिलिटी ना आए उससे भी संबंधित है, फैमिली पे इम्पैक्ट कम पड़े, समाज में वो प्रोडक्टिव मेंबर बन सके, इंक्लूजन के लिए रेडी हो सके, और जो हमारा देश है उसकी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट है वो कम हो सके। तो डिसेबिलिटी, इसका सीधा संबंध देश के इकोनॉमिक्स से है, देश के इकोनॉमिक बर्डन से है, समाज में दिव्यांगजनों को प्रोडक्टिवली जोड़ा जा सके उससे है, और पूरे एक समाजकीय तंत्र पे इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। इनफैक्ट कोई भी डिसेबिलिटी की पॉलिसी हो, कोई भी डिसेबिलिटी की स्कीम हो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, उसको लाइफ साइकिल अप्रोच से तभी जोड़ा जा सकता है, या उसकी जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको तभी अटेन किया जा सकता है, गेन किया जा सकता है, जब पहचान बहुत जल्दी हो। तो मेरे विचार से अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन का प्रोसेस जो है वो कम्युनिटी ड्रिवन होना है, फैमिली ड्रिवन होना है, और इसका जो मॉडल है वो डेवलपमेंटल रिहैब मॉडल होना है। ऑफ कोर्स मेडिकल मॉडल हम लोग झुठला नहीं सकते, आवश्यकता उसकी भी है, लेकिन जो हमारा पर्याय है, हमारी विचारधारा है, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एक विकासात्मक पुनर्वास मॉडल लेकर आने की है। और बहुत जल्दी हमारे मंत्रालय ने 14 अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की देश में शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज के जो रिसोर्स पर्सन है वो बहुत ही प्रतिष्ठित है। आज के हमारे चीफ गेस्ट हम लोग प्रतीक्षारत हैं। AYJ NISSD मुंबई में अभी GC मेंबर नॉमिनेट हुए, उत्तर प्रदेश सरकार में संयुक्त निदेशक रह चुके शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार, और अनेक बड़े बड़े पदों पर रह चुके आदरणीय अखिलेंद्र जी भी अभी जुड़ेंगे। मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और CRC परिवार में स्वागत करता हूँ। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं नागेश पांडे जी से आग्रह करता हूँ कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। मैं भी कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूँ, और जैसे ही अखिलेंद्र जी आते हैं आप प्लीज मुझे भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन सर, आपका फिर से स्वागत। सभी जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं उनको भी, सबको मेरा आभार और शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आशीर्वचन और कुशल निर्देशन हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है कार्यक्रम को गति देने में। अभी पाए हैं मेडिकल कॉलेज में भी कुछ कार्यक्रम लगे हैं, तो उन्होंने अभी फोन से वार्ता हुई है और कार्यक्रम के बीच हमसे जुड़ेंगे। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री सुमन कुमार सर, असिस्टेंट डायरेक्टर NRC AYJ NISSD नोएडा को आमंत्रित करता हूं कि आज के विषय अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट पर आप आए और हमारे समस्त
प्रतिभागियों के समक्ष इस विषय से संबंधित विशेषज्ञता को उपस्थित करें। आदरणीय सुमन सर। आपके संस्थान के निदेशक श्री रमेश कुमार पांडे और श्री नागेश कुमार पांडे जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपने हमें एक बड़ा आप सहायक आपके निदेशक महोदय ने बहुत ही विस्तृत रूप से मेरा इंट्रोडक्शन दिया, शायद जिसके मैं हकदार नहीं हूँ, फिर भी आज का प्रसंग जो मुझे सीआरसी ने दिया है वो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ हियरिंग लॉस। तो आज तक नागेश जी मैं क्या प्रेजेंट कर सकता हूँ? सर जी सर, अवश्य सर। तो हमें हिंदी में करना होगा या फिर सर हिंदी में रहें तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा सर। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी सर। बोलो। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? प्रेजेंटेशन अभी आई नहीं है सर। हम लोग को आप दिख रहे हैं सर? प्रेजेंटेशन सर की आनी है। सर अभी अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं। सर आपकी प्रेजेंटेशन आने लगी है सर। हो गई सर। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कृपया प्रेजेंट की बटन न दबाएं और अन्यथा आप अपने माइक को सभी लोग म्यूट रखें, अनम्यूट न करें, जिससे विधि पूर्वक सर की विशेषज्ञता को हम आप सीख सकें, समझ सकें। आदरणीय सर। सर मेरा आ गया सर, देख रहे हैं सब लोग? जी सर, जी सर, प्रेजेंटेशन आ गया। फुल स्क्रीन में आ रहा है सर कि छोटा है? सर फुल स्क्रीन तो नहीं आ रही है अभी। अभी आ गई सर? जी सर, जी सर। ओके। सभी प्रतिभागियों का और सीआरसी के सभी जो जितने भी ऑफिसर्स हैं और जो भी स्टाफ हैं उनको मेरे तरफ से नमस्कार। आज विश्व श्रवण दिवस के उपलक्ष्य में आपने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं श्रवण दोष की शीघ्र पहचान एवं प्रबंधन। सब लोग जानते हैं कि श्रवण दोष एक इनविजिबल है, अदृश्य दिव्यांगता है और इसका असर बहुत ही दूर होता है, दूरगामी होता है और ये समय के साथ बढ़ता चला जाता है। और करीब करीब 1000 बच्चे में से 2 से 3, कोई 3 से 6 बच्चे भी बोलते हैं कोई कोई शोध में, उनको जन्म के समय सुनने की तकलीफ हो जाती है। और 2016 में एक शोध से पता चला है कि 1000 में से 4 बच्चों को सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है, जिसका प्रभाव बहुत ही दूरगामी होता है। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बोला है कि विश्व के 5% लोगों को कुछ ना कुछ सुनने में तकलीफ होता है और ये 2050 तक हर 10 में से 1 लोगों को सुनने की तकलीफ होने की संभावना हो सकती है। और जैसा सभी जानते हैं कि सुनने में अगर तकलीफ होगा तो वाणी एवं वाचा के विकास में भी कठिनाई होती है, वो उनका विकास धीरे हो जाता है, रुक जाता है। और अगर शुरुआत में हमें आवाज का अनुभव ना हो तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ना मतलब बोलने की भाषा की अगर हमारे पास क्षमता ना हो तो हमारा विकास आगे संभव नहीं होता है। सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ दूसरी सबसे बड़ी दिव्यांगता अगर है तो वो श्रवण दिव्यांगता है। करीब करीब आप 19% लोगों को श्रवण दिव्यांगता है। और बच्चे का इस पे असर देखिए, छोटा बच्चा होता है तो बोल नहीं पाता है, अगर बोल नहीं पाता तो थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल में प्रॉब्लम होती है, उसके बड़ा होता है तो फिर इसको पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई के बाद फिर
एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है, काम करने में प्रॉब्लम होती है। काम करने के बाद अगर ठीक तरह से पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं कर पाएगा, तो परिवार के लिए, जैसा आपके सहायक निदेशक महोदय ने बोला कि बर्डन हो जाता है, तो ये परिवार पर एक जिम्मेदारी बन जाती है कि इनका देखभाल कैसे किया जाए अगर ये इनका विकास ठीक ढंग से ना हो। ये तो हुआ बच्चों के संदर्भ में। लेकिन अगर जैसे आपको मैं इसमें दिखाना चाहूंगा कि अगर हम नहीं सुन पाते हैं तो हमारा समझने की तकलीफ हो जाती है, जिसके कारण हमारे बोलने में तकलीफ होती है, स्कूल में ड्रॉप आउट होता है। अभी तो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन चल रहा है, वहां पे करते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल ड्रॉप आउट बहुत है। फिर हमारा सामाजिक विकास भी खराब हो जाता है और हमारी हमको जो मौका मिलता है वो बहुत ही सीमित हो जाता है, जिससे कारण परिवार पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। और वयस्कों में कम से कम 101 करोड़ जो व्यक्ति हैं 12 से लेकर के 35 साल, वो भी श्रवण दोष से ग्रसित हो सकते हैं, वो रिस्क पर हैं, क्योंकि आजकल हम लोग रिक्रेशनल सेटिंग्स जो है, नॉइस जो हम बहुत एक्सपोजर होते हैं, हम लोग संगीत ज्यादा सुनते हैं, डिस्कोथेक हुआ या हैंड्स फ्री हुआ, बहुत सारे लगा करके हम लोग यूज करते हैं, उसका भी दुष्प्रभाव है जो कहीं ना कहीं विश्व में करीब करीब 101 करोड़ लोगों को हानि पहुंचा सकता है, और उसमें आपके 12 साल से 35 साल के लोग को ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों में देखेंगे तो उसमें करीब करीब 60 से ऊपर के जितने लोग हैं उसमें आधे से अधिक लोगों को श्रवण दोष होता है। और जिससे कारण क्या होता है कि वो सोशल लाइफ में ज्यादा आउटपुट नहीं दे पाते हैं, सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, उनके जो कॉग्निशन है उसके में भी गिरावट आती है। तो ये अर्ली इंटरवेंशन सिर्फ बच्चे के लिए नहीं बल्कि सबके लिए जरूरी है। सब पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, भले ही उसका असर अलग अलग हो, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ता है। और बच्चों में जो श्रवण दोष के कारण है, श्रवण ह्रास के कारण है, आप सभी जानते हैं करीब करीब उसमें 60% ऐसे कारण हैं जिसको हम रोकथाम कर सकते हैं, और जो 40% ऐसे कारण हैं जिसके लिए हमको थोड़ा सोचना पड़ता है, जिसमें आधे से अधिक जो है श्रवण दोष की रोकथाम जन स्वास्थ्य से की जा सकती है। आप जिसमें आप 31% को आप टीकाकरण देश से बचा सकते हैं। 17% बच्चे हैं जिनको जन्म के दौरान ऑक्सीजन की कमी कारण हो जाता है। 4% ऐसे हैं जिनको जो बिना परामर्श की दवाई लेते हैं उनसे कारण होता है, और 8% जो है जो किसी अन्य कारण से श्रवण दोष होता है। अब श्रवण दोष सपोज हो गया है तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप श्रवण मूल्यांकन, श्रवण आकलन कैसे करेंगे, श्रवण जांच कैसे करेंगे। हमारे भारतवर्ष में ऐसा कोई यूनिवर्सल श्रवण मूल्यांकन का कोई अभी तक कार्यक्रम नहीं है, जो है भी वो कुछ सीमित राज्यों तक ही है, जैसे केरला के पास है, राजस्थान में होने वाला है, गुजरात में हो रहा है, तमिलनाडु के कुछ जगह में पॉकेट्स में है, और अलग अलग शहरों में हो रहा है कि जहाँ पे कुछ कुछ जगह पे ऐसा व्यवस्था की गई है कि जहाँ पे जन्म के बाद श्रवण की जांच की जाए, उसके बाद उनको अस्पताल से छुट्टी दी जाए। लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे नहीं है, बहुत छोटे पैमाने पे है। और एक है जॉइंट कमिटी ऑन इन्फेंट हियरिंग, उसने बताया कि अगर हमें प्रबंधन को मजबूत करना है, श्रवण दिव्यांगजन के प्रबंधन को मजबूत करना है, तो हमें 1-3-6 का जो फॉर्मूला है उसको अपनाना होगा। 1 मतलब पहले महीने में उसकी पहचान हो जाए, तीसरे महीने तक उसकी मूल्यांकन हो जाए ठीक तरह से, और 6ठे महीने तक हम उसको अच्छी तरह से इंटरवेंशन शुरू कर दें। और इसके लिए जो टेस्ट है ABR-OE उसका उपयोग किया जा सकता है। और ये तो हुआ जो बच्चे अच्छे हैं, और जो बच्चे आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे को ICU NICU में रखना पड़ता है कुछ कारण बस, उसमें से करीब करीब 10 से 15% ऐसे बच्चे हैं जिनमें हियरिंग लॉस होने की संभावना हो सकती है। तो
और या उनमें एक ऑडिटरी न्यूरोपैथी जैसे सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, इस तरह की समस्या का भी होने का संभावना रहता है। इसके बाद है आपका इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। उन्होंने बताया कि 2 स्तर पर हम श्रवण जांच कर सकते हैं। एक तो हम ओई से स्क्रीनिंग कर लें, अगर ओई में फेल हो जाता है तो हम फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के लिए बोलें, और जो बच्चा एनआईसीयू में है उसको हम एबीआर जरूर करें। इसके अलावा अमेरिकन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन, उसने भी बोला कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसका उपयोग हम स्क्रीनिंग के लिए कर सकते हैं, जिसमें ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स हम लोग एबीआर भी बोलते हैं, बेरा भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे दोनों टेस्ट किया जाता है स्क्रीनिंग करने के लिए, कहीं कहीं पे एक टेस्ट को किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि हम कैसे क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, और हमारी आवश्यकता, हमारे कार्यक्रम की आवश्यकता क्या है, इस पे निर्भर करता है। और बच्चों के लिए अभी भी प्योटन ऑडियोमेट्री को एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना गया है, जिसमें हम प्योटन का उपयोग करते हैं और 1000, 2000, 4000 हर्ट्ज पे 20 डीबी देते हैं, 500 पे 25 डीबी देते हैं, और 6000 पे 20 डीबी दे करके देखते हैं कि उस पर रिस्पॉन्स है कि नहीं। अगर रिस्पॉन्स नहीं होता है किसी चीज पे, किसी भी एक फ्रीक्वेंसी पे, तो उसको हम दोबारा जांच करते हैं, और दोबारा भी अगर पास नहीं करता है तब उसको हम आगे की जांच प्रक्रिया के लिए भेजते हैं, विस्तृत जांच के लिए हम भेजते हैं। और बच्चों में हम देखते हैं कि आपका जो प्योटन ऑडियोमेट्री का जो प्रक्रिया है वो 25 डीबी से दे करके 1000, 2000, 4000 पे करते हैं, और इस पर अगर पूरे पे रिस्पॉन्स आया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसको दोबारा टेस्ट करेंगे, और नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई के लिए हम पूरा श्रवण मूल्यांकन करेंगे। इसके अलावा इंडियन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन ने अलग अलग आकलन के पैमाने दिए हैं। उसमें दिया है कि 500 हर्ट्ज से शुरू करिए 45 पे, ताकि उनको आवाज समझ में आए, उसके बाद उसको घटा करके 25 तक लाइए, और 1000, 2000, 4000, 6000 हर्ट्ज तक उसको दीजिए। और अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है तो फिर उसकी दोबारा जांच करिए, नहीं तो फिर उसको आगे पूर्ण श्रवण मूल्यांकन के लिए भेजें। अब श्रवण मूल्यांकन के तरीके तो बहुत अलग अलग हैं। जैसा आपको मैंने बताया कि एक सब्जेक्टिव हो सकता है और एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि जिसमें जो सब्जेक्ट है, जो बच्चा है, जो बूढ़े हैं, जो वयस्क हैं, उनकी भूमिका होती है, उनका रिस्पॉन्स हम चाहते हैं। और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि उनका रिस्पॉन्स हमें नहीं चाहिए, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं चाहिए, वो सिर्फ शांत से बैठे रहें या सोए रहें, कि कौन सी टेस्ट हम कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। और सब्जेक्टिव टेस्ट में हम जैसे प्योटन ऑडियोमेट्री कर लेते हैं, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री करते हैं, विजुअल रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री करते हैं, स्पीच ऑडियोमेट्री करते हैं, ये सब टेस्ट कर लेते हैं। और हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट में ऑटोकॉस्टिक एमिशन, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, ऑडिटरी स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स, ये सब जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट हैं जिसमें, और टिम्पेनोमेट्री करते हैं जिसमें सब्जेक्ट की, वयस्क की, बच्चों की कोई एक्टिव भूमिका नहीं होती। अब श्रवण दोष है उसकी रोकथाम के लिए हमको जो कुछ नुस्खे हैं, जैसे नुकीली वस्तु का उपयोग ना करें, कोई वस्तु ना डालें, कान का दर्द या कान से पानी आए तो उसका तुरंत उपचार कराएं, हेलमेट का व्यवहार करें, शोर से बचें, दवाइयों का उपयोग बिना परामर्श के न करें, पारिवारिक संबंध में शादी को बढ़ावा न दें, गर्भावस्था में माताओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय पर टीकाकरण करवाएं, जन जागरूकता कार्यक्रम, श्रवण दोष से बचने के उपाय, सुरक्षित श्रवण के उपाय, एवं अगर तकलीफ हो तो कहाँ से सहायता प्राप्त की जाए, ये सब चीजों को आपको जन जागरूकता कार्यक्रम में रखना चाहिए। क्योंकि जैसा हमने आपसे शेयर किया कि करीब करीब 60% ऐसे दोष हैं जिसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो अगर हम जन जागरूकता कार्यक्रम चलाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, तो बहुत सारे ऐसी समस्याओं से निदान पा सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं, और अपने जो लोग हैं, हमारे जो जनमानस है, उनको हम सहायता कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे अगर अभी जो हमारा एक प्रचलन चला है कि जहाँ पे हम लोग स्मार्टफोन से गाने सुनते हैं,
और पहले हम लोग दूसरे डिवाइस से यूज करते थे। आजकल स्मार्टफोन का प्रचलन बहुत ही ज्यादा हो गया। आप लोग भी जानते हैं कि हमारी जो इंटरनेट के पेनिट्रेशन है, हमारा पहुंच है, करीब 5 साल में 50 मिलियन पहुंचा है। अगर आप शुरू में देखेंगे तो करीब करीब रेडियो को 38 साल लगे थे 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने में, टेलीविजन को करीब करीब 13 साल लगे, और लेकिन इंटरनेट को 5 साल लगा 50 मिलियन तक लोगों को पहुंचने में। तो इन सबों को मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हम इंटरनेट का व्यवहार कितना करते हैं, और स्मार्टफोन से हम लोग क्या करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, और म्यूजिक सुनते हैं इतनी आवाज पे कि जिसका कुप्रभाव समय के साथ जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से सुनते नहीं हैं, उसका उपयोग ठीक तरह से नहीं करते हैं, तो इसका असर होना निश्चित है। और आप सभी को मालूम होगा, कुछ लोग हैं जो हो सकता है जनमानस से उनको नहीं मालूम हो। बेसिकली 3 तरह के श्रवण दोष होते हैं, एक कंडक्टिव होता है, और एक सेंसरी न्यूरल होता है, और एक मिक्स होता है। जो आप कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है वो सिर्फ आपका एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर तक होता है, और जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है वो सिर्फ इनर ईयर में होता है, और अगर जो मिक्स होता है ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब श्रवण विशेषज्ञ की सलाह लेने की स्थिति कब आ सकती है? जब आपका बच्चा सभी समय आवाज आने पर प्रतिक्रिया ना दे, जब बच्चा ज्यादा शब्दों को ना बोले, जब आपके बच्चे की आवाज स्पष्ट ना हो, जब आपका बच्चा टेलीविजन, रेडियो और मनोरंजन के उपकरण को ऊंचे आवाज में सुनता है या सुनना पसंद करता है, जब आपका बच्चा निर्देश को नहीं समझता है, जब आपका बच्चा बार बार क्या पूछता है, बताइए आपने क्या पूछा, क्या पूछा, जब आपका बच्चा आवाज देने पर उत्तर नहीं देता है, तो इसी स्थिति में आपको वाक एवं श्रवण विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए। अब हमने आपके साथ कि क्यों जरूरी है और कैसे हो सकता है, कैसे जांच कर सकते हैं। अब हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि अगर श्रवण दोष है तो हमारे लिए विकल्प क्या क्या है। इसके विकल्प में जाने से पूर्व मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि कान बहने की समस्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है, जिसके कारण क्या होता है कि ये भी श्रवण दोष को बढ़ाता है। इसलिए इस पर भी हमें बहुत अधिक जानकारी देने की जरूरत है। और अगर हम जिसको बोलते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया या एक्यूट सप्रोटिव ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक सप्रोटिव ओटाइटिस मीडिया, क्योंकि जिस स्तर पे होता है उस स्तर पे इसको हम डायग्नोसिस करते हैं, और अगर इसका सही समय पे इलाज हो जाए तो इसके प्रभाव से बचा जा सकता, नहीं तो इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है। और कंडक्टिव हियरिंग लॉस है जिसका विकल्प औषधीय या चिकित्सा से किया जा सकता है, लेकिन जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है उसको आप दवाई दे सकते हैं, शल्य चिकित्सा से समाधान नहीं हो सकता। इनके लिए आपको श्रवण यंत्र या कोक्लियर इम्प्लांट एकमात्र विकल्प अभी उपलब्ध है। बहुत सारी चीजें के बारे में आप सुनते होंगे कि टच थेरेपी और मेडिसिन आजकल बहुत सारे आते हैं, लेकिन कोई भी प्रमाणिक तौर पर इसका इलाज नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ जनमानस को मिसगाइड करने के लिए करते हैं, क्योंकि जो चीज ठीक नहीं है, अगर आपकी संरचना में ही तकलीफ है तो उसको आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसका इलाज कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे लोगों को मिसगाइड करते हैं। अब श्रवण यंत्र जो है आपके एक ध्वनि विस्तारण यंत्र है जो साउंड को एम्पलीफाई करता है। इसमें प्राय 3 ही चीज होते हैं, आपके माइक्रोफोन है, एम्पलीफायर है, रिसीवर है। जो आप लोग अपने साथ जो मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें भी ऐसा है, लेकिन वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है। ये हम आपको थोड़ा डायग्राम के रूप में, ब्लॉक डायग्राम के रूप में आपको दिखा रहे हैं।
और ये श्रवण यंत्र जो है बहुत सारे प्रकार के हैं। ये पॉकेट लेवल बहुत दिनों से चला आ रहा है, अब शायद थोड़े दिन में आपको न दिखे। इसके अलावा कान के पीछे की यंत्र का भी हम उपयोग करते हैं। ये रिसीवर इन द कैनाल है, उसका भी उपयोग करते हैं। इन द ईयर है, उनका भी उपयोग करते हैं। और कंप्लीट इन द कैनाल है, उसका भी उपयोग करते हैं। और आपका जो IIC हियरिंग एड्स है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इन श्रवण यंत्रों का उपयोग बिना मूल्यांकन का, बिना आवश्यकता के मूल्यांकन के बिना नहीं करते हैं। और श्रवण यंत्र में भी दो तरह के प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है, दो तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। उसमें एक एनालॉग होते हैं, दूसरा डिजिटल होते हैं। एनालॉग और डिजिटल में तुलना में अगर आप देखें तो इसमें ध्वनि की सूक्ष्मता ज़्यादा होती है एनालॉग की तुलना में, इसलिए लोग, और इसमें बहुत सारे और फंक्शंस होते हैं जो एनालॉग हियरिंग एड में नहीं होते। अब बात आती है कि एक श्रवण यंत्र का उपयोग करें या दो श्रवण यंत्र का उपयोग करें। दो श्रवण यंत्र का उपयोग सबसे बेहतर होता है, क्योंकि आपको आवाज किस तरह से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कौन सी आवाज आ रही है, डायरेक्शंस में सुनने में, लोकलाइज करने में आसानी होती है। हमेशा दोनों कान से सुनते हैं तो उसका एक और एडवांटेज होता है। और बच्चे को हमेशा दो कान में दो श्रवण यंत्र का उपयोग होना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। भले वयस्क में हम एक करें, लेकिन वहां भी दो की ही जरूरत पड़ती है। लेकिन हम कभी कभी अन्य कारणों के कारण एक का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अगर श्रवण यंत्र किसी बच्चे को नहीं दे सकते हैं या उससे उसको ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है, उस स्थिति में हम कॉकलियर इम्प्लांट के लिए सहायता सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बच्चे को श्रवण यंत्र का 3 से 6 महीने का व्यवहार करने का अनुभव होना चाहिए, ताकि प्रशिक्षण भी होना चाहिए, ताकि हमें मालूम चले कि उसके श्रवण यंत्र से कोई फायदा नहीं हो रहा। इसके अलावा जो आंतरिक संरचना है, कान की जो अंतः कान की संरचना है वो भी ठीक होनी चाहिए, ताकि जो हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं इसमें, ये जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोड जो लगाते हैं, इसको भी ठीक से इसमें फिट होना चाहिए। अगर ये नहीं हो, अगर इस संरचना में कोई तकलीफ है तो हम फिर इम्प्लांट नहीं कर सकते। ये इम्प्लांट में आपका ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको सर्जिकल चिकित्सा के द्वारा फिट किया जाता है। और ये जो बाहर देख रहे हैं ट्रांसमीटर कॉइल जो है वो सब बाहर लगा होता है। और स्पीच प्रोसेसर BTE का अब कान के पीछे आता है, पहले आपके पॉकेट मॉडल के जैसा आता था। अब हमारे देश में यह है कि सब लोग सक्षम नहीं है कि हम श्रवण यंत्र खरीद सकें या कॉकलियर इम्प्लांट लगा सकें। लेकिन जो द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 24 में संबंधित सरकार को ऐसे स्कीम बनाने के निर्देश हैं ताकि उसके अंतर्गत इनको श्रवण यंत्र या अन्य जिनको जो भी दिव्यांगता है उनके लिए क्या चाहिए उनको हम दे सकें। तो इसके लिए भी कुछ पात्रता है जिसको अगर लोग पूरा करते हैं तो ही उनको उस योजना के अंतर्गत श्रवण यंत्र दिया जा सकता है या कॉकलियर इम्प्लांट दिया जा सकता है। पहला भारतीय नागरिक हो और उनकी दिव्यांगता कम से कम 40% हो और मासिक आय 20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें यह है कि 12 साल से कम के बच्चों को 1 वर्ष में 1 बार श्रवण यंत्र दिए जा सकते हैं और 12 वर्ष से ऊपर के बच्चे को 3 वर्ष में 1 बार यंत्र दिए जा सकते हैं। इसके अलावा अनुदान की जो राशि है, जिनकी मासिक आय 15,000 है उनको 100% अनुदान दी जाती है और जिनकी आय 15,001 से 20,000 तक है उनको 50% का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा आपका जो कॉकलियर इम्प्लांट का स्कीम है, इसमें भी 5 साल की उम्र के बच्चे को जिनको जन्म से ही सुनने की तकलीफ है उनको इस योजना के अंतर्गत लाभ मिल सकता है। लेकिन जो आय की सीमा है वही है और लॉस होना चाहिए सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस
और जो मासिक आय है 15,000 से तक उनको पूरी अनुदान मिलेगी। और जिनको विकास के दौरान, डेवलपमेंटल पीरियड में, विकासात्मक समय के दौरान किसी को अगर श्रवण दोष होता है तो उनको भी कोक्लियर इम्प्लांट का ये योजना है, उसमें भी उनको मिल सकता है। उनके लिए उम्र 12 साल रखी गई है। और इनकम का जो क्राइटेरिया है, लॉस का जो क्राइटेरिया है, वही रखा गया है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो हमारे हैं, आज विश्व श्रवण दिवस है, उस पर मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप म्यूजिक सिस्टम का व्यवहार करते हैं तो जो मैक्सिमम, अधिकतम सीमा है वॉल्यूम की, उसके 60% से ज़्यादा का उपयोग ना करें। अगर आप ईयर प्लग पहनते हैं तो अच्छा सा प्लग पहने, क्योंकि लोग जाते हैं आजकल शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, पब्स में, बार्स में, स्पोर्टिंग इवेंट्स में जाने का है, वहाँ पे बहुत सारे शोर होते हैं जिसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। और जो पर्सनल, जो व्यक्तिगत उपकरण आप यूज करते हैं संगीत के लिए या किसी और चीज के लिए, उसका उपयोग 1 घंटा से कम करें तो शायद ये आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा और इसका प्रभाव भी कम पड़ेगा। प्रभाव तो आज शायद न पता चले, लेकिन इसका प्रभाव जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। अगर आपको कभी भी महसूस होता है कि कुछ तकलीफ है तो आप तुरंत संबंधित जो विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने आज की जो हमको टॉपिक दिया गया है उसको मैं विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज के विषय पर विधिवत पीपीटी के द्वारा अपनी विशेषज्ञता को सहज, सरल और सुगम तरीके से हमारे बीच रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूं सीआरसी लखनऊ के असिस्टेंट प्रोफेसर यासीन आदरणीय श्री राजीव रंजन सर को, स्पीच एंड हियरिंग डिपार्टमेंट सीआरसी लखनऊ। वे आए और आज के विषय पर अपनी राय, अपनी विशेषज्ञता हमारे इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करें। आदरणीय राजीव रंजन सर। नमस्कार सुमन सर, थैंक यू। नागेश जी, अभी जैसा कि सुमन सर ने बताया, अब सर ने जो बताया, अब इसके आगे आई थिंक मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे तरीके से जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में जो बताया है सर ने, वो बहुत अच्छी जानकारी दी है। हाँ, मैं इतना एक जोड़ूंगा कि आज के दिन में, मतलब जो भी हम लोग डे टू डे रूटीन में करते हैं, इसमें सबसे बड़ी मुश्किलें होती है जन जागरूकता कार्यक्रम की। इससे अभी भी जो दूर गांव के लोगों को के पास ये जो हम बात करते हैं यहाँ पे शहरों में बैठ के कि इनको ये होना है, ये इस तरह से आइडेंटिफिकेशन किया जाए, तो कहीं ना कहीं दूर दराज के गांव में दिक्कतें हैं और उस वहां तक पहुंचना एक चुनौती भी है और वहां आवश्यकता भी है। मैं सिर्फ यही एक पॉइंट जोड़ूंगा, बाकी सर ने बहुत अच्छे तरीके से सारे तरह के, जितने तरह के लॉस होते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको निवारण किया जा सकता है, सर ने बताया। तो मेरा इस पॉइंट के साथ ही मैं करूंगा और इसी के साथ मैं ये बोलूंगा कि सीआरसी लखनऊ इस क्रम में सदैव जन जागरूकता कार्यक्रम के लिए डिफरेंट माध्यम के थ्रू, लाइक ऑनलाइन वेबिनार, ऑनलाइन संगोष्ठी या ट्रेनिंग टू आंगनवाड़ी वर्कर्स, टू प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, अलग अलग जगहों पे जाके करता रहा है और करता रहेगा। तो वो भी एक प्रयास है सीआरसी लखनऊ का
इस अर्ली आइडेंटिफिकेशन के क्रम में। और दूसरी जो सबसे बड़ी है, जैसा कि आप सब लोग सुनते आए हैं अभी तक, हमने बोला भी है कि हमारे सेंटर में खुद अर्ली आइडेंटिफिकेशन यूनिट तैयार हो रही है, जिसमें कि खास करके इट्स नॉट ओनली फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, सारे तरह के जो दिव्यांगता है, मोस्टली अप टू 6 years ओल्ड, 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन यूनिट ऑलमोस्ट बन के तैयार है। इसका इनॉग्रेशन होते ही हम लोग इसमें सेवाएं देना शुरू कर देंगे। बट इसके लिए भी हमें जन जागरूकता कार्यक्रम कराना होगा। और ये एक और माध्यम है, आप लोग जो हमारे वेबिनार से आज जुड़े हुए हैं, 208 210 प्रतिभागी हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं। यदि आप लोग एक एक भी कहीं भी आप अपने मुंह से भी बोल दें जो आज आपने सुना है, या बता दें उनको कि ये सारे जो है, मान लीजिए जो जोर से बोलता है या बार बार दोहराना पड़ता है, क्यों और क्या का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है, तो इस तरह से, या किसी का कान बहता है, कान दुखता है, ठीक तरह से समझ नहीं पाता है, क्लासरूम में पीछे बैठता है या आगे बैठता है, बार बार उठ के उसको पूछना पड़ता है, तो ये सारे यदि आप एक एक जने को भी बताएंगे ना, तो आप 210 लोगों को हमारे बिहाफ पे जागरूक कर रहे हैं कि हियरिंग लॉस या क्या पहचान हम अतिशीघ्र कैसे कर लें और उसका निवारण हम कहाँ करें। तो उसके माध्यम से फिर वो जो जिसको आप बताएंगे वो भी यदि किसी एक को भी बता दे, तो आप सोचिए ये चेन कितना बड़ा होता जाएगा। लेकिन हम कहीं ना कहीं इसको नहीं करके अपने दिनचर्या में, अपने डे टू डे रूटीन में व्यस्त हो जाते हैं। तो मैं एक बोलूंगा कि ये प्लीज आप सब लोग इसमें जन जागरूकता कार्यक्रम फैलाने और अर्ली आइडेंटिफिकेशन के उसके लिए आप हमें हेल्प करें, और उसके माध्यम से आप उनको हेल्प कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, उनके पेरेंट्स हैं, आप उनको हेल्प कर रहे हैं शीघ्र हस्तक्षेप में, और उनका जितना से जल्दी उनको सेवाएं मिल जाए उस क्रम में। तो ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और ये करूंगा कि आप हमारी जो है निरंतर जो प्रयास है उसको आप आगे बढ़ाने में मदद करें। जैसे कि आज सुबह नागेश जी ने बताया कि हमारा श्रवण मूल्यांकन जो है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम, हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी चालू है। तो इसमें भी हमने जहाँ गए, वो नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड लखनऊ ब्रांच में थे, वहां पे ऑलमोस्ट 50 लोग थे। बच्चे लोगों को ये मालूम नहीं है वो कि सर ये क्या होता है, ये हम क्या कर रहे हो। उसमें भी हमने ऑलमोस्ट 50 में ऐसे कुछ थे जिनको प्रॉब्लम थी, जिनको जरूरत थी, बट उनको पता ही नहीं था, उनके अभिभावक को पता ही नहीं था। अभिभावक भी ऐसे हैं कि बच्चे को लाते हैं, स्कूल में छोड़ते हैं, चले जाते हैं, या थेरेपी के लिए ले जाते हैं तो छोड़ देते हैं। बट आगे का थोड़ा हमें करना है। जब तक हम लोग एक साथ जुट होकर नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम रहेगी। हमारे बीच में अभी एक सूचना आई, हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट जो हैं श्री अखिलेंद्र जी जुड़ने वाले हैं। श्री अखिलेंद्र सर, सर अभी जुड़ रहे हैं सर, अभी अच्छा, वो मेडिकल कॉलेज से निकले हुए हैं कार्यक्रम से, फोन पे बात हुई है, 2-3 मिनट के अंदर जुड़ जाएंगे सर। जी ठीक है सर। और एक चलो इसको कंटिन्यू करें हम। अब बात आती है कि आइडेंटिफाई तो कर लिया हमने, अब इसको मदद कैसे करें। मदद भी तो है, श्रवण बाधित जो दिव्यांगजन है या श्रवण बाधित जो बच्चे हैं, इनको मदद कैसे करें। तो उसमें देखिए क्या होता है, मोस्टली हम लोग बात करते ही जाते हैं। यदि वो बच्चा मशीन लगा के रखा है तो हम लोगों का एक फिनोमिनन होता है कि हम जोर से बोले उसको, क्योंकि वो सुनता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग जोर से बोलते हैं। तो जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, उसको ऑलरेडी हियरिंग एड लग चुकी है, एम्पलीफिकेशन डिवाइस लग चुकी है, कॉक्लियर इम्प्लांट हो चुका है। तो उसको हम अपने जो नॉर्मल भाषा, नॉर्मल जिस लेवल पे बात करते हैं उस लेवल पे हम बात करके उससे हम बात कर सकते हैं।
तो उसमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तो एक पॉइंट ये हुआ कि उसके साथ हम नॉर्मल टोन में, नॉर्मल लाउडनेस में बात करें, तो ये ताकि उसको ये मालूम ना हो कि वो हम पे बोला जा रहा है कि तुमको प्रॉब्लम है कुछ। दूसरा, जैसा कि सर ने भी, सुमन सर ने भी बताया कि जितना जल्दी हो सके स्पेशलिस्ट की सलाह लें। स्पेशलिस्ट यानी कि डॉक्टर्स, ईएनटी डॉक्टर्स, पेडिट्रिशियन एंड ऑडियोलॉजिस्ट। यदि हियरिंग की बात आती है तो ऑडियोलॉजिस्ट, वो ऑडियोलॉजिस्ट एक ऐसा स्पेशलिटी है जो कि सिर्फ हियरिंग को ही देखते हैं। हियरिंग, टाइप्स ऑफ हियरिंग एंड फिटिंग ऑफ द हियरिंग एड एंड रिहेबिलिटेशन इंटरवेंशन। बाकी नॉन मेडिकल, मेडिकल रिलेटेड एनी प्रॉब्लम है देन ऑफ कोर्स वी हैव टू गो टू द ईएनटी डॉक्टर के पास जाना है, पेडिट्रिशियन से मेडिसिन लेना है, फिर और जो भी रिक्वायर्ड है। तो जितना जल्द से जल्द हो सके हमें स्पेशलिस्ट, एएसएलपी, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, ताकि बच्चे को जितना जल्दी हैबिलिटेट इंटरवेन किया जाए विथ ऑल द टीम्स। जो टीम्स होंगे वो सारे डॉक्टर्स होंगे, स्पेशल एजुकेटर्स होंगे, एएसएलपी होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, ताकि टोटल टीम उनको मिलकर इंटरवेन करे। तीसरा पॉइंट होगा या जो क्रम होगा कि बच्चों के साथ ज्यादा समय दें। ये नहीं है कि आप मान लो मैं वर्किंग हूँ, आप वर्किंग हो, बच्चे घर में हैं, हम घर जाने के बाद भी फोन पे लगे हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, अखिलेंद्र सर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी सर, मैं जी निदेशक महोदय श्री रमेश पांडे सर से अनुरोध करूंगा कि आके अखिलेंद्र सर का वेलकम करें। डायरेक्टर सर रमेश पांडे सर, अखिलेंद्र सर जी राजू साहब जी। सर, सबसे पहले आपको हमारे मंत्रालय द्वारा सेवाई के NISSD के दूसरे मेंबर के रूप में नामित किए जाने की बहुत बधाई सर। आप हमारी बधाई स्वीकार करें और आज के कार्यक्रम के पन्ने पर सर मैं आपको सियासी परिवार की तरफ से, अपने राष्ट्रीय संस्थान की तरफ से और अपने मंत्रालय की तरफ से सर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सर। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा रहा। मैं अभी सुमन सर को सुन रहा था, सुमन सर ने बहुत अच्छी बातें बताई और लगभग 250 लोग इस कार्यक्रम में शुरू से ही जुड़े हुए हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता चला कि आप कहीं व्यस्त हैं, तो कोई बात नहीं सर, आप जुड़े, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और मैं आशा करता हूं कि सर आप जल्दी ही CRC आएंगे, जल्दी ही सर आपसे मुलाकात होगी। जी जी, बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू रमेश जी, आपके साथ जुड़ने का और काम करने का एक अलग ही आनंद है और हम लोग वास्तव में गौरवान्वित हैं आपको डायरेक्टर के रूप में CRC गोरखपुर और लखनऊ में पाकर। और आपने हमें आज पुनः अवसर दिया, पूर्व में भी आप बराबर हमारे टच में ही हैं। तो मैं चूँकि KGMC में एक चल रहा था कार्यक्रम और ऑनरेबल VC साहब जो है वो बोल रहे थे, इसलिए मैं जुड़ नहीं पाया उस समय। अभी जस्ट जो है वो कार्यक्रम समाप्त हुआ वर्ल्ड हियरिंग डे पर और मेनली कॉकलियर इम्प्लांट पर ही सारी चर्चा चल रही थी कि हम कैसे कॉकलियर इम्प्लांट की जल्दी स्क्रीनिंग करें और कैसे इसका आइडेंटिफिकेशन करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो आज के वर्ल्ड हियरिंग डे पर सभी को हमारी शुभकामनाएं। और जैसा कि CRC हर सेंसिटिव मुद्दों पर, सेंसिटिव टॉपिक्स पर निरंतर कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजित करके अपना और सभी का लाभान्वित करने का काम बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। CRC लखनऊ भी हमारे लिए सारा काम कर रही है। मैंने मॉर्निंग में अपने यंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग की डायरेक्टर मैम का फोन मॉर्निंग आया था मेरे पास। आज मैंने उनको भी ये बताया और आपका फ्लायर भी भेजा
कि सीआरसी लखनऊ आज हमारा लखनऊ में इस तरीके से कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने भी अपनी बेस्ट विशेस दी हैं आपके कार्यक्रम के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। उनके माध्यम से और अपने माध्यम से मैं आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी सुमन कुमार जी को मैं सुनना चाहता था, परंतु जो प्री ऑक्यूपेशन था उसमें मैं बहुत नहीं सुन पाया, और नागेश जी से मैंने कहा था कि मैं 3:30 तक शायद जुड़ जाऊंगा। और जो वर्ल्ड हेयरिंग डे की जो हमारी अवधारणा है, जो टारगेट है 2021 का, WHO के जो कार्यक्रम है उनको लेते हुए हमें ये देखना है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन करें, खास तौर से जो रूरल जो हमारी पॉपुलेशन है, रूरल में बच्चे हैं, उनके स्क्रीनिंग के और आइडेंटिफिकेशन का काम बहुत आवश्यक है। मैं सीआरसी को पुनः यह अनुरोध करूंगा कि वो जब भी चाहें हम अलिया वर्जन की तरफ से, चूंकि आपने जैसा बताया कि अभी नॉमिनेट मुझे किया गया है जनरल काउंसिलिंग में, तो मैं यूपी और ख़ासतौर से सीआरसी लखनऊ एंड गोरखपुर में जो भी तमाम सारे उनके स्कीम्स और कार्यक्रम्स हैं, उनके जो भी इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आपको मैं जोड़ने का पूरा प्रयास करूंगा और जिसका लाभ उत्तर प्रदेश में पूरे 75 जिलों में इसको जाए आपके नेतृत्व में, और बहुत शीघ्र आपको जो और नई ऊंचाइयां मिलने वाली हैं उसके लिए भी मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं। और इसी के साथ मैं धन्यवाद सबका करना चाहता हूं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं। काफ़ी संख्या में पार्टिसिपेंट्स मैं देख रहा हूं जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम में भाग लिया है। वास्तव में ये बहुत बड़ा सेंसिटाइजेशन है। देखिए, इस कार्यक्रम से जब आप लोगों ने 217 लोगों को जोड़ा है तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपका कम से कम हजारों में कहीं ना कहीं आपका मैसेज जाएगा। और आई एम थैंकफुल टू पार्टिसिपेंट्स, एक्सपर्ट्स, ऑल द ऑर्गेनाइजर्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आशीर्वचन और आपकी प्रेरणा हमें ऊर्जा युक्त करती है। जैसा सर ने बताया कि ये 200 सवा 200 जो हमारे पार्टिसिपेंट हमसे जुड़े हैं, अगर इनको हम जन जागरूकता के माध्यम के रूप में देखें तो लगभग 1000 से ज्यादा लोगों तक हम जन जागरूकता के इस भाव को पहुंचाने में सफल हो पाते हैं। मैंने बताया कार्यक्रम के प्रारंभ में ही सीआरसी लखनऊ प्रातः 10 बजे से जन जागरूकता कार्यक्रम और साथ ही साथ श्रवण आकलन के कार्यक्रमों को निरंतर जारी किए हुए हैं। आज शाम 5 बजे तक हम लोग निरंतर इस पे कार्यक्रम आयोजित करते जा रहे हैं और हमारे प्रांगण में श्रवण आकलन निरंतर जारी है। अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। विद्यार्थी जन और सामान्य जन, विशिष्ट जन सभी आकर के उसके लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम की अंतिम पंक्ति में वोट ऑफ थैंक के लिए आदरणीय श्री राजीव रंजन सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए विशिष्ट अतिथि, मुख्य वक्ता और सभी अतिथियों का वोट ऑफ थैंक करके धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय राजीव रंजन सर। थैंक यू नागेश सर, वन मोर टाइम। सबसे पहले मैं तो धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा हमारे DPWD अंडर MOJ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड हमारी निदेशिका महोदय, नेशनल इंस्टीट्यूट की निदेशिका महोदय श्रीमती स्मिता जयवंत, PDO NIPPD न्यू दिल्ली एंड आवर निदेशक श्री रमेश पांडे साहब जी का, जिनके मार्गदर्शन में हम निरंतर आगे के तरफ बढ़ता जा रहा है। उसके बाद मैं थैंक्स ध्यान करना चाहूंगा आवर चीफ गेस्ट टुडे, चीफ गेस्ट श्री अखिलेंद्र कुमार सर का, जो कि अपने पूरे व्यस्तता में से थोड़ा सा कीमती समय निकालकर हमारे इस ऑनलाइन वेबिनार से जुड़े एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अवेयरनेस
प्रोग्राम मोस्टली टुवर्ड्स द रूरल एरिया के बारे में अपना पॉइंट्स रखा और लोगों को मोटिवेट किया. सो थैंक यू अगेन सर, अखिलेंद्र सर, फॉर योर काइंड वर्ड्स. एंड आवर स्पीकर टुडे श्री सुमन कुमार सर, as Assistant Director NRC National Regional Center AYJ NISSD Noida, for his detailed and informative presentations on early identification and intervention of hearing impairment. सर का जो सर ने जो बताया, it was very nice and informative for all of us and all the participants जो कि इसको सुन रहे होंगे. यदि आप, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, यदि आप फिर से उसको एक दूसरे को भी बताएंगे तो इट विल गो टू more and more people. So thank you again, Suman sir, for your kind presentation and kind for your timing that you have accepted our invitation to join us. I know you also had the very busy schedule today, and we were thinking that it will not be happen today. But again, very thankful to you that you have given your time. Thank you, Suman sir, and all the staff members of CRC Lucknow who really have succeeded this program today, and our all the participants. Without them, I can see today it's up to 250 participants. All the participants for your kind participation in our online webinar. मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आप इसी भांति से CRC लखनऊ के प्रति अपना प्रेम भाव रखें और हमसे जुड़े रहें. हमारे जितने भी प्रोग्राम्स आने वाले हैं उसके लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को लाइक करें, उस पे निरंतर बने रहें और हमसे जुड़े रहें. धन्यवाद. थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. लास्ट बट नॉट लीस्ट, our own internal department, I will not say department, it's just one unit, where we have interns who have helped a lot today for making the slogans for awareness, who have helped in the screening at outside and also in the campus at the CRC Lucknow. Thank you all. And last but not least, our IT support, Mr. Sumit ji. Without him, I think this online forum, online webinar will not be possible. So thank you, Sumit ji, once again. Thank you, all the participants. Thank you for making this happen. Thank you. Thank you, sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर. आज के कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी हमसे जुड़े हैं, फीडबैक में मैं देख रहा हूं, एक हमारे प्रतिभागी, एक हमारे विशेष शिक्षक ने लिखा हुआ है, वो छत्तीसगढ़ से हैं, कि मैंने आज के दिवस पर 5 लोगों को अवेयरनेस, 5 फैमिली को अवेयरनेस कराई है. बहुत अच्छी सूचना है. आपसे प्रेरणा लेकर अगर हमारे सभी प्रतिभागी जन और हम सभी लोग 5-5 परिवार को भी आज के दिवस के रूप में, आज के विषय के रूप में अवेयरनेस दे पाएंगे तो हम बहुतों तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे. इसी के साथ यह कार्यक्रम आधिकारिक रूप से पूर्ण होता है. आप सभी को CRC लखनऊ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं. सादर प्रणाम.